खार्किव और कीव में ये जबरदस्त स्ट्राइक रूस की तरफ से की गई है। रूस लगातार यूक्रेन के तमाम इलाकों को निशाना बनाकर उन पर हमले कर रहा है और ये उस हमले की तस्वीर डोनेट्स्क और खार्किव में यह हमला किया गया है और यह हमला कितना विध्वंसक है आप इन तस्वीरों के जरिए अंदाजा लगा सकते हैं। FAV 500 और FAV 15 बमों से इस हमले को अंजाम दिया गया है। यूक्रेनी सेना के अस्थायी ठिकानों को सीधे तौर पर निशाना बनाया गया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने हमले के वीडियो को भी जारी किया है। यूक्रेन में रूस के जोरदार हवाई हमले का दावा सामने आया है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक डोनेट्स्क और खार्किव क्षेत्रों में रूसी वायुसेना ने यूक्रेनी सेना के अस्थायी तैनाती ठिकानों को निशाना बनाया, हवाई हमला किया। रूस का दावा है कि इन हमलों में रूस के अग्रणी बमों का इस्तेमाल किया गया है। रूसी रक्षा मंत्रालय की ओर से हमले का वीडियो भी बाकायदा जारी किया गया है जिसमें हवाई कार्रवाई के बिल्कुल स्पष्ट आपको दृश्य नजर आएंगे। रूस लगातार यूक्रेन के तमाम सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर उन पर अटैक कर रहा है और इन तस्वीरों को बाकायदा जारी किया गया है रूस की तरफ से और रूस ने इन तस्वीरों को जारी करके ये संदेश यूक्रेन समेत उन तमाम यूरोपीय देशों और अमेरिका को दिया है कि वो यूक्रेन पर अपने हमलों की इन तीव्रता को जारी रखेगा क्योंकि अपने सबसे अग्रणी बमों का इस्तेमाल रूस ने यूक्रेन के इन ठिकानों पर, सैन्य ठिकानों पर किया है जिससे यूक्रेन को बड़ा नुकसान हुआ है। दरअसल ये अस्थायी शिविर बनाए गए थे यूक्रेन की सेना के द्वारा ताकि यूक्रेन की सेना को यहां पर जो है कैंप में रखा जा सके और यहीं से आगे के प्लानिंग प्लॉटिंग जो है वो की जा सके। लेकिन रूस ने पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ सबसे पहले इस टारगेट को लॉक किया और यहां पर अपने अग्रणी बमों को गिराकर इस इलाके को धुआं कर दिया। ये तस्वीर जो रूस ने जारी की है और इन तस्वीरों को जारी किए जाने के पीछे का मकसद बिल्कुल साफ और स्पष्ट कि रूस यूक्रेन समेत उन तमाम देशों को यह संकेत देना चाहता है कि अगर आप यूक्रेन के पक्ष में खड़े हैं, यूक्रेन के बचाव में खड़े हैं, तो यह संदेश सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है क्योंकि रूसी सेना ने यूक्रेन के सैन्य ठिकाने को निशाना बनाया और यह कोई परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं था, ये अस्थायी रूप से यूक्रेन की सेना का कैंप जिसे बिल्डअप किया गया था और इस यूक्रेन की सेना के अस्थायी कैंप कीव और खार्किव जहां पर पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ अपने अग्रणी बमों के साथ रूस ने यह हमला बोला है। हमारे साथ कर्नल टीपी त्यागी जी जुड़े हुए हैं। त्यागी साहब, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और ये बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर है क्योंकि अपने सबसे अग्रणी बमों का इस्तेमाल अस्थायी कैंपों पर रूस के द्वारा किया जाना बिल्कुल स्पष्ट संदेश है यूरोपियन कंट्रीज को और अमेरिका को कि भाई हम तो नहीं रुकने वाले, आप कुछ भी कर लीजिए। त्यागी साहब जी माफ करना, कुछ लोग यहाँ बैठे थे, मैं पूरा सवाल नहीं सुन पाया, जरा सा दोबारा बोलते वो थोड़ा सा। त्यागी जी, सवाल मैं दोबारा दोहराऊं? जी जल्दी। रूस के इन हमलों ने रूस ने दोबारा यूक्रेन को मैसेज दे दिया है कि आप भाई किसी का साथ ले आइए, रूस अपने हमलों की इस भयावहता और तीव्रता को रोकने वाला फिलहाल नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, तानाशाह जो है वो कभी हारते नहीं है, या तो वो जीतते हैं या वो मरते हैं। क्या आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि यूक्रेन रशिया से जीत जाएगा? जरा सोच के देखिए, रशिया की आबादी है 15 करोड़ और पूरे के पूरे यूरोप की आबादी है 65 करोड़। ये 65 करोड़ के लोग उस अमेरिका से जो 35 करोड़ है अपनी जान बचाने के लिए चाहते हैं कि उनकी रक्षा करें। किससे? 15 करोड़ से। क्या यहाँ से दिखाई नहीं देता कि ये डरपोक है, ये कमजोर है, इनमें ताकत नहीं है? अगर ताकत नहीं होती तो इन्हें अमेरिका से मदद मांगने की क्या जरूरत थी 15 करोड़ के रशिया से? और आज की तारीख में भी रशिया ने इनको पिछले 3-4 साल से दरअसल में 31 देश लगातार रशिया से लड़ रहे हैं और अब तक उसे हरा नहीं पाए। इसको आप यूं समझिए, ऐसा नहीं है कि रशिया नहीं जीत पाया, ये 31 देश मिलकर भी रशिया को नहीं हरा पाए और रशिया ने भी हलाल करने का कहा है, आहिस्ता आहिस्ता करके। और अब उसने कहा है कि देखिए, उसने तो अपने SU-34 थे, अब जब शुरू किए हैं 500 kg के,
1500 kg के बम का गिराना, तो इसका नतीजा। और फिर उसने जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनको कितना बड़ा संदेश दिया है। कल साहब एक उसने बात और मैं अपने समझना चाहूंगा और मैं चाहूंगा आप हमारे दर्शकों को भी समझाएं। सीआई जी के जो सबसे प्रमुख हैं उनका दौरा रूस का होता है और रूस अगर इस दरमियान यूक्रेन पर इतना भीषण हमला करता है, इसके मायने क्या निकाले जा सकते हैं? देखिए, हालांकि ना तो रशिया ने और ना अमेरिका ने ये नहीं बताया कि अमेरिका की सीआईए के चीफ जो है वो रशिया में क्यों गए हैं। लेकिन जब कोई खुफिया एजेंसी का चीफ किसी दुश्मन देश में जाए तो वो मामूली घटना नहीं होती। इतना ही नहीं, अमेरिका ने यूक्रेन को ये कह दिया कि जब तक सीआईए का चीफ और अमेरिका का डेलीगेशन क्रेमलिन में यानी कि रशिया में रहेगा, तब तक आप कोई ड्रोन अटैक ना करें। यानी मुझे लगता है कि शायद उनके दो तीन पॉइंट रहे होंगे। पहला तो ये कि जो अमेरिकन सिटीजन रशिया के कब्जे में है उन्हें रिहा कर दिया जाए। दूसरा ये कि रशिया और यूक्रेन के मामले में उनको ये कन्वे किया जाए कि अगर रशिया ईरान को मदद ना करे तो अमेरिका यूक्रेन को मदद नहीं करेगा। देखिए, ऐसा खुल्लम खुल्ला तो कोई नहीं कह सकता, लेकिन पर्दे के पीछे इस तरह की बातें हो सकती हैं कि यू स्क्रैच माई बैक, आई विल स्क्रैच योर बैक। तुम यूक्रेन तुम ईरान में इंटरफियर मत करो और मैं यूक्रेन में इंटरफियर नहीं करूंगा। शायद ये एक मामला हो सकता है, लेकिन ये तो अभी आने वाले समय में पता लगेगा। और कुल मिला के हाँ, इतना कहा जा सकता है कि कुछ ना कुछ मेजर डिसीजन लिया जाने वाला है। और देखिए जी बहुत महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि जिस युद्ध को चलते हुए तकरीबन 4.5 साल का वक्त हो गया है और हमने और आपने देखा भी कि हर साल हर महीने में इस युद्ध के पड़ाव जो है वो बदल जाते हैं। रूस की चाहत दरअसल यूक्रेन पर इन हमलों के पीछे है क्या? मैं चाहूंगा एक बार आप ये थोड़ा सा दर्शकों को स्पष्ट करिएगा, क्योंकि जी चाहत बड़ा देखिए, कंफ्यूज कर रही है। जी आप एक गौर से देखिए। यूक्रेन ने रशिया को नुकसान तो पहुंचाया, लेकिन तय यूक्रेन है। को मिला क्या है? आधा से ज्यादा यूक्रेन तबाह हो चुका है। उसके करीब करीब एक चौथाई हिस्सा रशिया ने कब्जा लिया है। क्या यूक्रेन ने 1 इंच जमीन भी रशिया की कब्जाई है? यानी कि कुल मिला के अगर गेंस में देखा जाए तो रशिया को गेन हुआ है। और दूसरी बात ये कि जो यूक्रेन की जिद थी, केवल यही थी ना कि मुझे नेटो में शामिल कर लो। तो जो यूक्रेन है उसको भी अमेरिका पाकिस्तान समझता है, यानी अनबिलीवेबल, जिसकी कोई क्रेडिट नहीं है। वरना यूक्रेन तो बहुत पहले से चिल्ला रहा था कि मुझे नेटो में शामिल कर लो, लेकिन अमेरिका ने और नेटो कंट्रीज ने उसको शामिल नहीं किया। जबकि युद्ध के दौरान उन्होंने स्वीडन को और फिनलैंड को शामिल कर लिया। इसका मतलब ये है कि ये उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। रशिया एक चौथाई जीत चुका है। अगर उसका ओडेसा पोर्ट भी नॉन फंक्शनल रशिया कर देता है तो फिर यूक्रेन एक लैंड लॉक कंट्री बन के रह जाएगा। ये तो यूक्रेन का नाम। तो उधर रशिया में जो देखिए ये मानकर ये चला अपने जाए, ये मानकर चला में जाए यूक्रेन एक ऐसी प्रयोगशाला में है जिस प्रयोगशाला में उसके ऊपर रिसर्च यूरोपियन कंट्रीज भी कर रही हैं, अमेरिका भी जी कर जी रहा है कि इन स्थितियों के जी बीच भाई हम आप जी पर सिर्फ और सिर्फ प्रयोग करेंगे, अगर संयोग करना होगा तो किसी और देश के साथ करेंगे। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक किस्म जी से प्रयोग है। ये जी नेटो जी कंट्रीज के और अमेरिका के हथियारों का टेस्टिंग ग्राउंड है। कोई भी देश अपने बेहतरीन हथियार किसी दूसरे देश को नहीं देता, टेस्टिंग करने के लिए देता है या अपने सेकेंड हैंड हथियार देता है। पिछले 4.5 सालों में इसी तरह से हथियार दिए गए हैं। और अब तो हालत ये हो गई है, अमेरिका ने कह दिया कि यूरोपियन कंट्रीज मेरे से हथियार खरीदे, मुझे मेरे पैसे दें, उसके बाद उनकी मर्जी, अगर वो देना चाहे तो यूक्रेन को दे दें। और सारे के सारे नेटो कंट्रीज इसलिए यूक्रेन को मदद कर रहे हैं क्योंकि अगर नहीं की तो उनको ये लग रहा है कि रशिया यूरोप के ऊपर अटैक कर देगा। और ना भूलें एक बात, इस पूरे युद्ध के अंदर अगर धैर्य का परिचय दिया है किसी ने तो वो पुतिन ने दिया है। क्योंकि पुतिन के लोग यानी कि रशिया के लोग
ये कहते हैं कि सर देखिए अमेरिका में पर्ल हार्बर के ऊपर जापान के अटैक में इतना नुकसान नहीं हुआ था जितना रशिया को हो चुका है, लेकिन अमेरिका ने बदले में जापान के ऊपर एटॉमिक बम डाल दिया। अगर रशिया में स्टालिन रहे होते तो अब तक शायद वो इसका इस्तेमाल कर लेते, लेकिन इतना होने के बावजूद भी पुतिन ने धैर्य दिखाया, अभी तक एटॉमिक बम का इस्तेमाल नहीं किया। और जो उसके बड़े हथियार हैं, यानी कि जो उसके न्यूक्लियर पोसाइडन ड्रोन है, टॉर्पीडो है, सरमट मिसाइल है, अभी तक इनका इस्तेमाल कहाँ किया जी है? बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप